मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। तो आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट दीप्ति सिंह, जो कि लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। डॉक्टर, सबसे पहले एक सवाल आता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, साइकियाट्रिस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग मनोचिकित्सक कहते हैं, ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मन की चिकित्सा। जो डॉक्टर्स मन की चिकित्सा करते हैं, मतलब हमारा जो भावना से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज करते हैं, बिहेवियर से जुड़ी हुई बीमारियों का जो इलाज करते हैं, वो मनोचिकित्सक कहलाते हैं। उसी हिसाब से जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो आपके जो भावनाएं और व्यवहार इन सब का अध्ययन करते हैं, ना कि उसका इलाज करते हैं, ठीक। और न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो एक तरह के फिजिशियन हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जैसे हम लोग प्रॉपर डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला हमारा जो होता है वो MBBS होता है, सबको करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो पहला MD साइकियाट्री करते हैं, तब वो मानसिक बीमारियों से जुड़ी हुई बीमारियों का, मानसिक रोगों से उनका इलाज करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो पहले MBBS के बाद MD मेडिसिन करते हैं, फिजिशियन बनते हैं, उसके बाद फिर DM करते हैं आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बताने के लिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे आपका स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गई, या आपकी मसल से जुड़ी हुई डिजीजेज हो गई, ये न्यूरोलॉजी में आ गया। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो MBBS नहीं किए होते, वो बेसिकली MA साइकोलॉजी करके उसके बाद अगर उनको मानसिक बीमारियों के इलाज में आगे बढ़ना होता है तो उनको क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स होता है। वो करने के बाद वो मानसिक रोगों से जुड़े हुए बीमारियों का वो बेसिकली वो किस कारण से हो रही हैं, मनुष्य के अंदर क्या ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो गई जिसके कारण ये हो रहा है, फिर उनका बातचीत से कैसे निदान किया जाए, उनको थेरेपी कैसे दी जाए, ये सब पार्ट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर आता है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक जिसकी मानसिक स्थिति में विकार है उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, मानसिक स्थिति में विकार के लक्षण तो अलग अलग, जो आपका एज ग्रुप है उस हिसाब से अलग अलग भी आ सकते हैं। मानसिक स्थिति में विकार जो है वो बचपन से ही बच्चों के अंदर हो सकता है। कभी कभी बच्चों का जो है वो बुद्धि का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ रहता, तो उसमें उनका IQ कम होता है। उसके हिसाब से वो, जैसे उनके नॉर्मल बच्चे जो है वो 6 महीने पे बैठ जाते हैं, फिर 1-1.5 साल पे चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वो चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती हैं, तो उनमें ये बीमारियां जो हैं फिर उसमें उत्पन्न होती हैं कि वो कहते हैं, आके पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो रहा है या बोल नहीं रहा, इतना दिन हो गया, 3 साल बीत गया, अभी तक बोलना नहीं शुरू किया। तो ये इसमें IQ असेसमेंट में पता चलता है कि इनमें दिमाग की कमी है। मानसिक बीमारियों के और लक्षण में जैसे बेसिकली हम लोग अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको डिवाइड करें तो मानसिक बीमारियाँ लगभग 2 तरीके की हैं। एक होता है जिनको हम कहते हैं न्यूरोसिस, और एक होती है साइकोसिस। जो न्यूरोसिस वाले डिजीजेज हैं उसमें पेशेंट के अंदर अपनी बीमारी के बारे में जागरूकता पूरी होती है, लेकिन जो साइकोसिस बीमारियां होती हैं उसमें पेशेंट को ये नहीं पता होता कि हम बीमार हैं। जैसे न्यूरोसिस बीमारियों में डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, और ये सारी बीमारियां जो हैं, आपको सोशल एंग्जाइटी हो गई, ये सब आपका न्यूरोसिस में आती है। हाँ, और जो साइकोसिस है उसमें आपको शिज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, ये सारी बीमारियां जो है वो साइकोसिस में आती है, जिसमें मरीज ये खुद नहीं जानता कि वो बीमार है। उसको घर वाले लाके बताते हैं कि इनके अंदर व्यवहार में ये परिवर्तन हो रहा है, ये पहले इस तरीके से नहीं रहते थे, अब अकेले में बैठ के बातें करते हैं, या कहते हैं कुछ दिख रहा है, कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो पहले हमें सुनाई नहीं देती थी, तो ये साइकोसिस में आती हैं। न्यूरोसिस जो डिजीज एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब में बेसिकली पेशेंट को उनका मन दुखी रहना या सोशल विड्रॉल हो जाना, लोगों से मिलने जुलने का मन न करना, ये सब बीमारियां आती हैं। जैसे मैम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो ADHD के लक्षण होते हैं वो भी मानसिक विकार का ही रूप है? हाँ, बच्चों में जो है ADHD, जिसको हम फुल फॉर्म में मतलब हम कह सकते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर्स। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अटेंशन की डेफिसिट होती है, मतलब बच्चा जो है वो अपना अटेंशन एक
नॉर्मल तरीके से वो मेंटेन नहीं कर पाता। मतलब अगर कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, उसका अटेंशन पढ़ाई में बस मान लीजिए थोड़ी देर के रहा, उसके बाद वो दूसरे कामों में उसका अटेंशन चला जाएगा। तो उस साथ में हाइपर एक्टिविटी भी है, मतलब वो एक जगह ना बैठ पा रहा है, ना वो एक साथ बैठ के टीवी देख सकता है, ना बच्चों के साथ खेल सकता है। कभी किसी बच्चे को मार दे रहा है, कभी किसी बच्चे का रबड़ ले रहा है, कभी किसी बच्चे को पेंसिल से मार दे रहा है। एक जगह आपने इस क्लास में बैठाया तो वो पीछे की ओर भाग गया, फिर आगे की ओर भाग गया। ये सब ADHD के लक्षण है, ये एक मानसिक बीमारी है। तो बच्चों में इसके क्योर के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या थेरेपी ही सिर्फ है या मेडिसिन भी काम करती है? नहीं, देखिए बच्चों में डिपेंड करता है कि किस लेवल पे बीमारी है, कितना हाइपर एक्टिविटी है, कितना अटेंशन डेफिसिट है, किस लेवल पे है, कौन से टाइम पे प्रेजेंट हो रही है। क्योंकि बीमारी तो आपको 3 साल से लेके आपको 12-13 साल तक डायग्नोज कर सकते हो आप ADHD। लेकिन अगर मान लीजिए आप 3 साल पे बच्चे को डायग्नोज कर रहे हो कि ADHD है, तो हम लोग उसकी दवाएं ना चला के पहले उसको थेरेपी पे डालते हैं, जिसमें उसको अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करना, अपने मन को एकाग्र रखना, उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना, उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसको दूसरी जगह पे चैनलाइज करना, इस तरीके की थेरेपीज दी जाती हैं। तो उससे काफ़ी कुछ सुधार होता है, या बड़े होके हमें पता चलता है और ऐसा लगता है कि मतलब थेरेपी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है उसमें, तो कुछ दवाएं भी हैं जिनका इसमें रोल होता है बच्चे इस वाली बीमारी में। जैसे मैम बच्चों की बात करें, बच्चे जैसे मतलब पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है काफ़ी बिजी है, बच्चों को आइडेंटिफाई करने में ही इतना डिले हो जा रहा है। और मेजर प्रॉब्लम जो हमारे दर्शकों की भी है वो आफ्टर कोविड कुछ ज़्यादा ही उभर कर आई है। देखिए आफ्टर कोविड इसलिए हमें चीज़ों की का मतलब ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमारा जो जीवन था वो लगभग रुक गया था। उस समय पे जो बच्चे थे वो ना स्कूल जा रहे थे, ना उनका बाहर से कोई इंटरेक्शन था, ना वो गार्डन में खेलने जा रहे थे। तो उनका जो है वो कोई सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो चुका था। वो बेसिकली अपने घर में सिर्फ मोबाइल और टीवी के सहारे उनकी ज़िंदगी चल रही थी। तो जो मोबाइल टीवी है, इसकी वजह से बच्चों में जो ये मोबाइल और टीवी की लत लग गई, उससे उनके दिमाग पे, मानसिक जो उनका विकास है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे उनका अटेंशन कम हो गया, मतलब बच्चे जैसे छोटी छोटी, अब इस समय बच्चे जो आ रहे हैं वो शॉर्ट रील्स देखते हैं। शॉर्ट रील्स देखने से वो बेसिकली आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन इतना कम हो जाता है, क्योंकि आप शॉर्ट रील्स मान लीजिए आप 1 मिनट की देख रहे हो, 30 सेकेंड की देख रहे हो। 30 सेकेंड की रील देख के जो हमारे दिमाग को प्लेजर मिल जाता है, या हमारा दिमाग में जो संतुष्टि मिल जाती है, उसकी वजह से हम, अगर हमें कोई आधा घंटा या 15 मिनट का सीरियल देखना भी पड़े तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं, कि ऐसा है कि चलो इसका एंड देख लेते हैं कि हुआ क्या था, क्योंकि हमारे पास इतना कंसंट्रेशन बचा ही नहीं है कि हम आधा घंटा उसको देख सकें। तो बेसिकली दिक्कत यह है कि जैसे आप शॉर्ट रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो हर 30 सेकेंड्स की रील में आपको दिमाग को इतनी संतुष्टि मिलती जा रही है। तो बच्चे का पढ़ाई में भी वही हो गया है, वो 30 सेकेंड से ज़्यादा, पता चला 1 मिनट से ज़्यादा जो है वो कर ही नहीं पा रहा है कि उसको जो है कितना कंसंट्रेशन देना है। तो इसके कारण से बच्चों में बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चा रात भर मोबाइल देखता है तो सोने में भी दिक्कत हो रही है, फिर उसका धीरे धीरे उसकी आदत बन जा रही है कि उसको रात में नींद ही नहीं आती, सुबह वो जल्दी उठ नहीं पाता है, सुबह लेट हो जाता है तो स्कूल जाने में लेट, होमवर्क नहीं, सारा टाइम तो आपका मोबाइल में चला गया, फिर आपने होमवर्क नहीं किया, उसका अलग से प्रेशर आता है, तो बच्चे में चिड़चिड़ाहट आती है। स्कूल में गया, स्कूल में डांट पड़ी, फिर 1 दिन डांट खाया, 2 दिन डांट खाया, उसके बाद से ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो बार बार डांट खाते खाते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए कि हमें तो कोई मानता ही नहीं, हमें तो दिन भर डांट पड़ती रहती है। बच्चों का ईगो भी हर्ट हो जाता है जल्दी कि हमें डांट दिया। तो इसलिए जो है आप ये सारे लक्षण आते हैं। और बेसिकली इसमें एक माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा जो सबसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, अगर वो अचानक से उसमें सोशल विड्रॉल हो जाए, जैसे आया स्कूल से बस वो कमरे में जाके बैठ गया, तो ना किसी से मिलना है, ना जैसे उसको पहले जिन चीज़ों को वो अच्छे से जैसे बास्केटबॉल खेलता था उसको में अच्छा लगता था, और नीचे के बच्चे मिलने आते थे उसको उसमें अच्छा लगता था, लेकिन अब उन चीज़ों में उसको खुशी नहीं महसूस होती। तो इसका मतलब कि आपका बच्चा किसी ना किसी मानसिक बीमारी या मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहा है, उसको उस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल मैम, जैसे हमने रील देखने की बात की, तो हमारा अपना पर्सनल सवाल भी है और दर्शकों के लिए भी है कि रील देखना सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करता है या एडल्ट्स को भी, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड में है कि कोई बैठा 10 मिनट फ्री है, रील स्क्रॉल कर लिया।
नहीं, रील देखना सबको ही यही सेम इम्पैक्ट आपके बच्चों में भी पड़ता है और बड़ों में भी पड़ता है, लेकिन बड़ों लोगों का माइंड थोड़ा सा मैच्योर होता है, तो उन्हें अपना कौन सा, हाँ मतलब कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा है, और बेसिकली उनको ये पता है कि हमारी लाइफ में बेसिकली हम प्रायोरिटीज़ क्या है। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। उनका मन जो है वो पढ़ाई से हट के दूसरी चीज़ों में लग सकता है। तो बड़े लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए उनमें लक्षण उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन अगर आप एक हद से ज़्यादा 5 से 6 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो तो 100% सेम इफेक्ट आपके अंदर भी आएगा। जैसे अभी रिसेंटली आ रहा है कि 15 साल के बच्चे पैरालाइज हो रहे हैं, 18 साल का बच्चा पैरालाइज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मोबाइल को लोग जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं कि 14-14 घंटे गेमिंग हो रही है, 15-15 घंटे गेमिंग हो रही है, तो ये भी इफेक्ट बड़ों पे भी कर रहा है। बिल्कुल, ये तो इफेक्ट आ रहा है बच्चों पे। गेमिंग तो खैर, गेमिंग से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। गेमिंग तो एक तरीके का एडिक्शन है, समझ लीजिए। जैसे शराब का एडिक्शन होता है, सिगरेट का एडिक्शन होता है कि इंसान चलो पहले 1 गिलास पी लिया, आधा गिलास पी लिया, तो उससे वही चीज़ें अच्छी लगती थी, जो मतलब आधे गिलास में उसको सही लगता था, आज तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन धीरे धीरे वही आधे में उसको मज़ा नहीं आता। फिर वो इसी तरीके से गेमिंग का है कि पहले आधे घंटा ही खेल के बच्चा फ्रेश हो जाता था, अब 3 घंटा 4 घंटा भी खेल रहा है तो फ्रेशनेस नहीं आ रही है। उसका मन जो है कंटिन्यूअस लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं मोबाइल, अगर वो मोबाइल छोड़ भी रहा है, गेमिंग छोड़ भी रहा है, तो भी उसके अंदर ये है कि उसमें क्या चल रहा होगा, उसने उसको मार दिया होगा, नहीं होगा। फिर दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पे उसके थ्रू जुड़ गए होंगे, वो उसको बार बार खेलने के लिए उत्साहित करते होंगे कि आओ फिर से खेलो, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है इससे। तो ये तो इफेक्ट तो हो ही रहा है सब चीज़ पे। मैम, अगला सवाल हमारा ओसीडी से रिलेटेड है कि ये मानसिक स्थिति में कितना इम्पैक्ट डालता है। ओसीडी जो है बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि इसमें भी नाम से आप जान सकते हो, ऑब्सेशन मतलब कोई एक कंटिन्यूअस थॉट जो आपके दिमाग में लगातार चल रहा है। ठीक, जैसे कि हमारे हाथ गंदे हैं, ये थॉट आपके अंदर लगातार चल रहा है कि हमारे हाथ गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं, और कंपल्शन ये है कि हमें हाथ धोना है। ठीक, हाथ गंदे हैं तो हाथ धोना है, तो ऑब्सेशन है कि हाथ चल रहा है, वो थॉट्स चल रहे हैं कंटिन्यूअस कि हमारे हाथ गंदे हैं, कंपल्शन ये है कि हमें हाथ धोना है। जब तक वो इंसान अपना हाथ नहीं धुलता है, उसको एंग्जाइटी होती है, इरिटेशन होता है, कि घबराहट हो रही होती है कि अब मेरे हाथ में गंदगी लगी है, मुझे धुल लो। तो आदमी का 1 से 2 बार हाथ धोना तो ठीक है, आप बाहर गए खाना खाने से पहले, घर में आने के बाद, या फिर आप टॉयलेट गए उस समय आप अपने हाथ धुल सकते हो। लेकिन जो ओसीडी के पर्सन्स होते हैं उनमें 20-20 बार, 25-25 बार, इतनी बार वो लोग हाथ धुलते हैं कि उनके हाथों में पूरा वो स्किन निकलने लगती है। और बेसिकली और चीज़ों में ओसीडी में, जैसे आपका ये सामान फैला हुआ है टेबल पे, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इनको सिस्टमेटिक तरीके से ही रखना चाहिए। कभी कभी और लक्षण आते हैं कि जैसे उनके अंदर कोई सेक्सुअल थॉट्स चल रहे होते हैं कंटिन्यूअस, लेकिन वो किसी को वो बता नहीं पाते हैं। उनके अंदर ये भी थॉट होते हैं कि हमने 10 बार नहीं धुला, जैसे मैजिकल नंबर भी होता है कि हमें कोई काम 5 बार करना है, मान लीजिए अगर 5 बार नहीं किया, वो मेंटल प्रेशर उनका बना, 5 बार नहीं किया, तो उनके दिमाग में ये विचार है कि हमने ये नहीं किया तो हमारे घर में किसी को कुछ हो जाएगा, तो वो काम वो 5 बार, हर काम वो 5 बार ही करेंगे। तो बेसिकली उनका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ इसी चीज़ों में रह जाता है, तो वो ना काम कर पाते हैं, ना घर का कोई और काम कर पाता है। वो जिस घर में ओसीडी पेशेंट होता है, वो पेशेंट से ज़्यादा उसके घर वाले परेशान होते हैं, क्योंकि वो जैसे बाहर से आते हैं वो उनको नहला देते हैं कि आप नहाओ तब अंदर आना, पूरे जर्म्स लगे हुए हैं आपके अंदर। बच्चे छोटे छोटे जो ठंडक में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब ये छोटे छोटे बच्चों को 2-2 3-3 टाइम नहला देती है ठंडे पानी से, कि आप तुम्हारे अंदर जर्म्स लगे हुए हैं, तुम हम बिस्तर पे नहीं चढ़ोगे। जैसे कोई बाहर से बिस्तर पे बैठता है, बिस्तर धुल देती है पूरा ले जाके, दिन भर ये यही काम करती है। तो ये बेसिकली ओसीडी एक मानसिक विकार है जिसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। मैम, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल होता है, या दवाइयाँ की जाती हैं या थेरेपी वगैरह की जाती है? हाँ, इसमें बेसिकली दोनों का रोल है। बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ दैट विद ड्रग एंड आपका थेरेपी। तो ड्रग्स में हमारी जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर SSRIs होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट, तो उनका रोल है। तो काफ़ी लंबी दवाएं चलती हैं, और साथ में बिहेवियर थेरेपी, CBT, और एक होता है एक्सपोजर प्रिवेंशन थेरेपी। इन सब का काफ़ी रोल है, जिसमें मान लीजिए आपको गंदगी से दिक्कत है, तो आपके हाथ में गंदगी लगा के बैठा दो और एंग्जाइटी होने दो, तो आप 5 मिनट तक कंट्रोल करो उसको। फिर पेशेंट में ज़्यादा एंग्जाइटी हो तो पेशेंट को हाथ धुलवा दो, फिर थोड़ी और देर के लिए, फिर थोड़ी और देर के लिए ऐसे लगा के रखो, जिससे कि पेशेंट को उस चीज़ पे टॉलरेंस हो जाए।
तो ऐसे एक्सपोजर प्रिवेंशन थेरेपी और ये दो CBT और आपका ड्रग ये सब मिला के मिक्स थेरेपी जब होती है तभी OCD में ज़्यादा कारगर होती है। जैसे ये थेरेपी की बात हुई, तो ऐसे अगर बच्चे छोटे बच्चों में लक्षण दिखते हैं तो क्या पेरेंट्स ये काम खुद घर पर भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। पेरेंट्स को तो बहुत ध्यान देने की है। जैसे अगर बच्चे बार बार हाथ धुल रहे हैं, बार बार हाथ धुल रहे हैं, तो आपको उसी समय पे आपको जो है स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा मानसिक बीमारी का शिकार हो रहा है। तो उसको आप रोकिए, आप पूछिए कि बेटा क्यों बार बार हाथ धुल रहे हो। ऐसा अगर उसके दिमाग में आपको लगता है कि कोई विचार कंटिन्यूअस चल रहा है, तो या तो साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए, और अगर आप अपने आप से नहीं कंट्रोल कर पाते तो आप फिर किसी मनोचिकित्सक को ले जाइए, दिखाइए, जो उसके एज के हिसाब से जो डोजेज ड्रग्स की होगी वो दी जाएगी, और नहीं तो थेरेपी से उसको सही किया जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों में जैसे 2.5 साल का 3 साल का हो गया, उसे गीली चप्पल नहीं पहननी है तो वो इतना रोएगा इतना धोएगा, क्योंकि और पेरेंट्स के हिसाब से भाई गीली चप्पल कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है इन सब चीज़ों से। सब कुछ देखिए, जो OCD होते हैं उन जो जिनको बाद में जाके OCD डेवलप होता है, उनकी बचपन से भी पर्सनैलिटी होती है, OC पर्सनैलिटी। तो वो चीज़ों को सिस्टमेटिक रखना, और उनकी चीज़ को इधर से इधर रख दो तो उनको थोड़ा इरिटेशन शुरू हो जाना कि मैंने तो यहाँ रखी थी, मेरा ये वाला ड्रेस इधर था, इधर किसने कर दिया। तो छोटी छोटी बात पर इरिटेशन होना, तो उनको जो है शुरुआत से ही पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि बड़े होकर ये लक्षण डेवलप हो जाएं। तो उनको जिस चीज़ से वो अवॉइड कर रहे हो उनको अवॉइड नहीं करने देना है, ठीक है। कि आप हाथ धुल के आओ, तो ऐसा नहीं कि आप, वो बच्चा बोल रहा है कि आप हाथ धुलोगी तभी मुझे लोगी, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल। मैम जैसे एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, एंजाइटी है क्या? देखिए, एंजाइटी जो होती है वो बेसिकली स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में है, थोड़ा मोड़ा तनाव जो है इंसान रोज़ लेता है। तो जैसे 1 घंटे के लिए तनाव आया चला गया, ठीक, कोई बात नहीं। जैसे अब किसी का मान लीजिए किसी के घर में कोई मिसहैप हो गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, उस तरह का कोई मिसहैप हो गया, तो थोड़े दिन के लिए स्ट्रेस है, चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एंग्जाइटी बेसिकली चीज़ ऐसी होती है जैसे आप किसी चीज़ की एक्सेसिव वरी हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में लगातार आपको ओवर थिंकिंग, चिंता बनी हुई है, ठीक है। तो वो उसमें लक्षण क्या आते हैं कि आपको पैल्पिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है थोड़ी देर के लिए, घबराहट, दिल की धड़कन महसूस होना, हाथ पैर ठंडे होना, पसीना आना, ठीक है। ऐसा भी लग सकता है कि हमारी तो सांस ही रुक जाएगी, ठीक है, अगर मुझे अभी अस्पताल नहीं लेके गए तो मैं मर भी सकता हूँ। तो ये लक्षण आते हैं एंग्जाइटी में, जिसमें पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मेरा तो BP बढ़ गया था। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपने अपना BP नापा था, तो कहते हैं नहीं मुझे इतनी घबराहट थी, मेरा BP तो बढ़ा ही रहा होगा। मतलब वो, हाँ, उन्होंने आइडिया लगाते हैं कि मेरा BP बढ़ गया था उसमें। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कार्डियोलॉजी से हम लोगों के पास रेफ़र होते हैं कि इनका सब ECG नॉर्मल हो गया है, BP नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, और इनको बार बार ऐसे अटैक आ रहा है जिनको लेके इनको इमरजेंसी में आना पड़ता है। और या तो फिर घर वाले बताते हैं कि इनको तो हर चीज़ की चिंता होती है, मैं बाहर चला गया उसकी भी चिंता, घर में बच्चे देर से खेल के आए उसकी भी चिंता, बच्चा आज टाइम से नहीं सोया उसकी भी चिंता। तो बेसिकली लक्षण जो है, जब पैनिक होता है तो पैनिक में तो ये वाले लक्षण आते हैं कि आपको बिना किसी बात की इतनी चिंता होगी जिसमें आपको लगेगा कि अब तो मेरी जान ही निकल जाएगी, मैं बचूंगा नहीं। और एंग्जाइटी तो जो आपको दिन भर जो चिंता बनी रहती है, आपके अंदर एक घबराहट सी बनी रहती है, वो आपकी जनरलाइज एंग्जाइटी। अच्छा, जैसे चिंता और इन सब चीज़ों की बात करें तो क्या ये रेशियो महिलाओं का ज़्यादा होता है एंग्जाइटी को लेकर? एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जितनी मानसिक बीमारियां हैं ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में। और ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेस बहुत है, उनके स्ट्रेस, हाँ, उनके पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली थोड़ा सा जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उसमें भी, जैसे अपने यहाँ लखनऊ साइड में नहीं है, लेकिन जैसे गांव साइड में भी आप निकलते हो तो बहुत जगह लड़कियों को उतना वेटेज नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है, उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। सोशल एंग्जाइटी, मान लीजिए आपको बाहर जाने में, किसी से बात करने में घबराहट होती है, कहीं आप स्टेज पे चढ़ जाओ तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपको शुरू से एक्सपोजर ही नहीं मिला ना। अब मान लीजिए आप कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, बार बार पोडियम पे जा रहे हो, बार बार आप स्टेज शो कर रहे हो, तो आपका वो एंग्जाइटी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जो बच्चा पहली बार जा रहा है स्टेज पे, उसे तो घबराहट होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको बचपन से एक्सपोजर ना मिले, उनका पालन पोषण उतने अच्छे से नहीं किया गया जितना लड़कों का किया गया, उनके घर में माहौल लड़कियों के लिए अच्छा ना रहा हो, जो कि शुरुआत से ही
आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई हैं, और स्ट्रेस तो रहता ही है लड़कियों, मतलब औरतों की लाइफ में काफ़ी है। तो स्ट्रेस की बात की, एंजाइटी की बात किए, तो इसके लिए इलाज क्या है? इलाज हमारे पास दोनों तरीके के इलाज होते हैं। जो हमारी एंजाइटी है उसके लिए अलग से दवाएं आती हैं, जिसमें हम शुरुआत में जो ऐसी दवाएं देते हैं जिससे पेशेंट थोड़ा काम हो जाए। ठीक, ऐसे पेशेंट्स को नींद भी नहीं आती है ज़्यादातर, तो बहुत सारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं जिसमें सेडेशन होता है, उससे नींद थोड़ा प्रॉपर हो जाती है, तो उनकी घबराहट कम हो जाती है। बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनमें नींद नहीं भी होती है, और दिल की धड़कन कंट्रोल करने वाली दवाएं दी जाती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स चलती हैं। तो बेसिकली उसमें दवाओं का भी काफ़ी रोल है, और थेरेपीज़, और बेसिकली घर का सोशल सपोर्ट है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे मानसिक विकार की बात करें तो ये मतलब इसके सही ठीक होने की संभावना कितनी रहती है? मानसिक विकार जो है वो, देखिए मानसिक विकार में जितनी बीमारियां हैं उन सब का अलग अलग ठीक होने की संभावनाएं हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है, तो डिप्रेशन के पेशेंट्स में हम जब दवाएं चलाते हैं तो पहली बार जो मिनिमम हमारा दवा का कोर्स है वो 8 मंथ का होता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा देने के बाद हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उसको दोबारा से डिप्रेशन नहीं होगा। अगर उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, अगर उसकी लाइफ पहले से कोई इन्वायरमेंटल चेंज होता है जो उसको सूट नहीं करता, या फिर घर में कोई आदमी चला जाता है, तो ये दोबारा से भी डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब फैक्टर जो है, जैसे आपका सोशल, इन्वायरमेंटल, इन सब फैक्टर्स का भी बहुत रोल होता है डिप्रेशन में। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आप एक बार जब दवा लोगे तो लंबा समय दवा लेना है, लेकिन उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन, अब साइकोसिस वाले पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिया वाले, जिनमें मैंने आपको बताया कि जिनमें पेशेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, उसमें लक्षण ये आते हैं कि पेशेंट अब अकेले में बैठ के बात करता है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है, मेरे फ़ोन को कोई चेक कर रहा है, उसके कानों में आवाज़ें आती हैं, और ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है जो नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारियों में काफ़ी लंबा इलाज चलता है, हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 5 साल चले। लेकिन मेरा अपने दर्शकों से कहना ये है कि जब आपको थायराइड होता है, जब आपको शुगर होता है, तो आप लोग ज़िंदगी भर दवा खाते हो। जब आपको शुगर होता है, थायराइड होता है, तो आप लोग ज़िंदगी भर दवा खाते हो। एक बार भी पेशेंट से ये नहीं पूछने जाते कि डॉक्टर साहब हमारी दवा कब बंद होगी। लेकिन जो दिमाग जिससे आपका पूरी ज़िंदगी प्रभावित है, जिससे आप अपना काम कर पा रहे हो, अपनी अर्निंग कर पा रहे हो, बिना दिमाग के सही हुए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैठ भी नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते, वालों को ही नहीं समझ सकते, चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। उस चीज़ की दवा अगर हम लोग ये कह देते हैं कि 2 साल 5 साल चलानी है, तो पेशेंट एकदम से, उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, और जो पेशेंट है वो तो खुद परेशान हो ही जाता है। तो ये समझना है कि हमें अगर अपना काम करना है, और अगर एक दवा से चला के हम अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उस दवा को हमें करना चाहिए। क्योंकि देखिए मानसिक बीमारियों में बेसिकली जो दवाएं हम लोग देते हैं उनका ऐसा रोल है कि आपने 15 दिन दवा खाई तो 15 दिन में आपको 10 से 15% ही इफेक्ट आता है। दवाओं का पूरा असर आने में 2 से ढाई महीना लग जाता है, वो भी प्रॉपर डोज में जब दवाएं चल रही होती हैं। तो अगर प्रॉपर डोज में नहीं है, हम उसके डोज बिल्डअप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, और हमें दवाओं का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है। तो इसमें जो है थोड़ा लंबा दवाएं चलती हैं, लेकिन पेशेंट को सही होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मैम, थोड़ा लंबा चलने से मतलब ऐसा रहता है कि लोगों को ये थॉट रहते हैं या मिथ रहता है कि उनको लाइफ लॉन्ग ये दवा खानी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। एंजाइटी जिसको रहती है उसको भी बोलना होता है कि अब ये जिंदगी भर चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है कि हमारा पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपकी एंजाइटी की वजह क्या है? एंजाइटी की वजह तो आपकी वो जो स्टूडेंट लाइफ है, आपका सिलेक्शन है, आपकी पढ़ाई है। जब आपकी लाइफ का एक बार स्ट्रेस खत्म हो गया, तब तक हमको आपको सपोर्ट करना है। जब लाइफ का स्ट्रेस खत्म हो गया तो हो सकता है कि दवाओं की आवश्यकता खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी दवाएं जिंदगी भर चलती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेशेंट है वो दवा खा रहा है, उसकी चीज़ें वो पास आउट हो गई, फिर वो आगे के लिए वो दवा पे डिपेंडेंसी उसकी बन जाती है, वो उसे खुद लगता है कि मैंने दवा नहीं ली तो मेरे साथ ये डाउनफॉल जा रहा है। नहीं, देखिए दवाएं कई तरीके की हैं। जैसे हम लोग एंटी डिप्रेसेंट चलाते हैं, एंटी साइकोटिक्स चलाते हैं, और एंटी एंग्जाइटी भी चलाते हैं, नींद की दवाएं भी चलाते हैं। ठीक है,
तो जो एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं उनका कोई एडिक्शन नहीं होता, ठीक, उनका कोई एडिक्शन नहीं होता कि आप उनके बिना आपको घबराहट शुरू हो जाएगी। लेकिन कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना है वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लेकिन ये नहीं कर सकते कि आज मैं मान लीजिए किसी का 20 mg खा रहा हूँ मेडिसिन, उसको मैंने अचानक से छोड़ दिया तो आपको 100% घबराहट शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा मैं दवा पे डिपेंडेंट हो गया हूँ, मैंने दवा छोड़ दी इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको दवाओं को ना अपने हिसाब से बढ़ाना है ना घटाना है, वो डॉक्टर बढ़ाएगा घटाएगा। तो इनका कोई एडिक्शन नहीं होता है। जो एंटी एंग्जाइटी दवाएं होती हैं जिनमें नींद होती है उनका एडिक्शन होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन दवाओं के साथ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो आपकी मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करती हैं। तो जैसे ही आपकी मानसिक स्थिति इम्प्रूव होती है 6 हफ्ते में, वैसे ही जो नींद की दवाएं होती हैं और जो घबराहट कंट्रोल करने वाली दवाएं होती हैं उनकी डोजिंग हम लोग कम करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी डोजेस कम करते जाने से फिर वो बंद हो जाती हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक दवाओं का कोई ऐसा एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन नहीं है। अगर मैम मानसिक विकार की बात करें तो इसे जांच करने के लिए क्या मतलब कोई जांच है इसकी पहचान के लिए, या फिर हम सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर इसे डिसाइड करते हैं? देखिए, मानसिक विकार के लिए जांच तो कोई नहीं है, ऐसा सीटी MRI इस तरीके की कोई जांच नहीं होती। जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है और इस तरीके का इसका बिहेवियर ये 3-4 दिन या 8 महीने से चेंज हो गया है, इसका MRI करा दीजिए, इसका CT स्कैन करा दीजिए। तो मानसिक बीमारियां रसायनों के गड़बड़ी की वजह से होती है दिमाग में, या फिर कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेज होते हैं, उनको हम लोग CT स्कैन MRI पे नहीं देख सकते, ठीक। उसमें जो पेशेंट अपनी कंप्लेन बताता है, जो अटेंडेंट जो उनके साथ रहे होते हैं, क्लोज अटेंडेंट मतलब जो साथ में रह रहे होते हैं, उनको उनके अंदर क्या क्या गड़बड़ियाँ दिखी। तो इसीलिए जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, या तो वो कि भाई आ गया पेशेंट तो देखते ही पता चल गया कि हाँ किस चीज़ का है, लेकिन या तो फिर उसमें बहुत लंबा उनका लक्षणों के बारे में हमें काफ़ी पूछना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद कुछ आपके वो होते हैं लक्षणों के आधार पे हम लोगों की स्केल्स बनाई गई हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, साइकोसिस हो गया, इनके अलग अलग स्केल है। तो जैसे अब हमें ये ज़रूरत महसूस हुई एक साइकियाट्रिस्ट को कि इसको स्केल लगाने की ज़रूरत है, इसको इन लक्षणों को जांच करने की आवश्यकता है, तो हम उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके पास रेफ़र करते हैं। वहाँ से वो स्केल लगाते हैं पेशेंट्स पे कि ये इनकी जो बीमारी है वो माइल्ड टाइप की है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनको उनको आंसर करना पड़ता है, तो हमको पता चलता है कि कौन से लेवल पे है। तो ऐसी एज सच कोई जांच नहीं है कि CT करा दिया तो बता देंगे कि ये इस तरीके की बीमारी। हाँ, जो हमें वो पेशेंट बताता है और उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इनकी बीमारी का क्या है। मैम, अगला सवाल हमारा ये है कि मानसिक विकार में पैनिक अटैक का क्या रोल है, और पैनिक अटैक होता क्या है? पैनिक अटैक जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे बिना बात के ही आपका मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई स्ट्रेस आ गया या आज कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं हुई, बिना किसी बात के ही आपको इस तरीके के एंग्जाइटी का अटैक, जिसको लेके आपको पेशेंट को अस्पताल भागना पड़े, जिसमें पेशेंट कहे कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दिल रुक जाएगा या मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे पेशेंट्स पहले इमरजेंसी में जाते हैं, फिर कार्डियोलॉजी में जाते हैं, और उसके बाद फिर अगर वहाँ कुछ नहीं निकलता तो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। और ये मतलब कितना घातक हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अकेले है, वो फिर भी उसको ऐसे फील आ रहे हैं कि उसको सांस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो वो एज अ नॉर्मल हो जाता है या फिर वो कंटिन्यूसली उसमें रहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता है? देखिए, ये तो मान लीजिए पहली बार हो रहा है किसी को, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपको पैनिक ही है, ठीक है। तो हम पैनिक अटैक में एज सच कोई ऐसी संभावना नहीं होती कि किसी की जान निकल जाएगी, ठीक। लेकिन हम पहली बार में ये नहीं कह सकते कि आप जो है आपको पैनिक ही है। आपको जांचें सारी करानी है। जब आपकी जांचें ECG और ये सब नॉर्मल आ गया है, उसके बाद ही साइकियाट्रिस्ट का रोल आता है। अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल आएगा तभी तो पता चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हर हफ्ते हर महीने इस तरीके से हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को जनरली आधे घंटे से 1 घंटे में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। उनको कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो उस समय जीभ पे रखनी होती है, तो उनको उससे कंट्रोल हो जाता है। और कुछ ऐसी टेक्निक जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उस तरीके की गहरी गहरी सांस लेना और छोड़ना, इस तरीके की एक्सरसाइजेज बताई जाती है, जिससे उनका पैनिक अटैक थोड़ा कंट्रोल में रहता है। मैम, भूलने की जो समस्या होती है लोगों में, ये भी क्या मानसिक विकार का कारण है? देखिए, भूलने की समस्या जो है उसके बहुत कारण हैं। तो मानसिक रोगों में भी भूलने की समस्या हो सकती है। जैसे
आपका एज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है भूलने की समस्या। 60 साल के ऊपर एज है तो उसका अलग कारण है। 60 साल के ऊपर वाले उम्र में भूलने की समस्या हो रही है तो उसमें दिमाग में सिकुड़न आना, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, वो प्रमुख कारण हो जाता है। लेकिन 60 साल से नहीं हुआ पेशेंट अब आ रहे हैं इस समय, 20-30 साल में स्टूडेंट्स आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा भूलते हैं, हमें तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है। तो उसमें मुख्य कारणों में डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें आपका अटेंशन कम हो जाता है। डिप्रेशन के पेशेंट्स में अटेंशन कम हो जाता है। दूसरा, थायराइड पेशेंट्स होते हैं जिनमें भूलने की समस्या हो सकती है। अगर उनका थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं चल रहा है तो उसमें भी भूलने की समस्या होती है। तीसरा, विटामिन्स होते हैं बहुत सारे, जैसे B12 डेफिशिएंसी से भी भूलने की समस्या होती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है और तब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि जो सच में डिमेंशिया है उसके कुछ अलग लक्षण आते हैं, और जो बेसिकली ये वाला आपका टेंशन के कारण भूलने की समस्या हो गई या फिर थायराइड के कारण भूलने की उसमें अलग लक्षण आते हैं। तो उस हिसाब से देख के हम पेशेंट्स का पहले इन्वेस्टिगेशन करा के, थायराइड, B12, विटामिन डी, इन सब का इन्वेस्टिगेशन करा के तब ट्रीटमेंट। हेल्थ और एज दोनों मैटर करते हैं। दोनों ही मैटर करता है। मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल है भूलने की समस्या में, बहुत बड़ा। मैम, जैसे एंजाइटी की हमने बात की, तो क्या ऐसा ज़्यादातर सुनने को आता है कि एंजाइटी पेशेंट को सुसाइड करने का थॉट बहुत जल्दी आता है? एंजाइटी पेशेंट्स को तो नहीं, डिप्रेशन पेशेंट्स को ज़्यादा आता है सुसाइड करने का थॉट। बेसिकली डिप्रेशन जो है वो 3 तरीके का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जब किसी भी पेशेंट्स के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति हो रही है तो हम उसको सीवियर डिप्रेशन में डालते हैं। तो इसमें पेशेंट्स में ये सीवियर डिप्रेशन में बेसिकली डिप्रेशन के लक्षणों में जो होता है कि इंसान को सबसे पहला लक्षण होता है कि उसका मन दुखी हो जाए, ठीक है, वो दुखी रहने लगे। दूसरा मेन लक्षण है डिप्रेशन पेशेंट्स का कि जो चीज़ें उसको पहले करने में बहुत अच्छा लगता था, उन चीज़ों में भी हमें इंटरेस्ट नहीं आना। जैसे मूवी देखना अच्छा लगे या किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करना बहुत अच्छा लगे, अब उन चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये भी डिप्रेशन का एक प्रमुख लक्षण है। दूसरे लक्षणों में नींद नहीं आना, आपका भूख कम हो जाना, और एक सीवियर डिप्रेशन में प्रमुख लक्षण सुसाइडल थॉट्स आना, जिसमें बार बार इंसान को ये लगे कि हमारी तो ज़िंदगी बेकार है, हमें अब हमारा आगे कुछ नहीं हो सकता, हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, इस तरीके के विचार आते हैं सीवियर डिप्रेशन में। तो ऐसे अकेले में डर रहता है, ऐसा भी? हाँ, बिल्कुल। अगर आपका कोई भी पेशेंट जो है वो ये बताता है कि मेरे अंदर बार बार आत्महत्या का विचार आता है, या अटेंडेंट से आपको ये समझ में आता है कि इन्होंने 1-2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है, तो ऐसे पेशेंट्स को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उनका इलाज भी कराने आ रहे हैं तो उन पे ध्यान देना है। 15 दिन से लेके 1 महीने तक, जब तक दवाओं का पूरा असर नहीं आया रहता, आपको पेशेंट को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर आत्महत्या के विचार आते हैं तो वो विचार जो होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट के लिए होते हैं, उसी पे इंसान जो है वो एक्ट करके अपने जान गंवा देता है। अगर इंसान के अंदर कुछ तरीके के विचार चल रहे हैं तो उसको अकेले नहीं रहना है, उसको घर से बाहर निकल जाना है, सड़क पे चले जाना है, फ़ोन किसी को कर लेना है, फ़ोन पे बात करने लग जाना है। तो ये जो थोड़े देर के विचार होते हैं ये अपने आप से आगे बढ़ जाते, टेम्परेरी होते हैं या हट जाते हैं, तो इंसान के जो आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली पेशेंट्स को, अटेंडेंट को बहुत ध्यान देना है। अगर और हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आत्महत्या के विचार हैं तो उनको भर्ती कराने की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, जिससे वो कंटिन्यूअस देख रेख में रहें कुछ दिन के लिए। मैम, अगला सवाल हमारा ये है कि लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है या फिर उनका अंधविश्वास है कि वो डॉक्टर के पास ना जाकर पहले वो झाड़ फूक या कहीं ओझा बाबा के पास जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवेयरनेस की तो मानसिक बीमारियों के लिए बहुत कमी है। हम शारीरिक बीमारी को तो बीमारी मानते हैं लेकिन मानसिक बीमारियों को बीमारी नहीं मानते हैं। अगर कल आज कोई ये आ जाके अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, या मैं बहुत दिन से मेरा मन अच्छा नहीं रह रहा है, तो आज माँ बाप कहते हैं कि अरे ये सब आजकल के सोच लें, हम लोग क्या टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं जाते थे। और जो अवेयरनेस है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी यही है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाने आ रहे हैं तो वो पहले देखते हैं चारों तरफ कि कोई देख तो नहीं रहा हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए। हाँ, क्योंकि बेसिकली साइकियाट्रिस्ट के पास जाने पे वो लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर पागलपन का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं तो जो हम लोग की ओपीडी होती है, मान लीजिए एक दिन में 100 पेशेंट हमने देखे, तो उसमें से मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक के आते हैं, ठीक। उसके बाद ये पागलपन वाले जो लक्षण होते हैं जिसमें इंसान भागने लगता है, लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं,
ये चीज़ें जो होती हैं, ये 3-4% लोग आते हैं इस तरीके, 4-5%। ज़्यादा पेशेंट डिप्रेशन, टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन के आते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं घबराना है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम पागलपन का हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके व्यवहार में कुछ बदलाव चल रहा है, आपका जो खुशनुमा मिजाज था वो पहले ज़्यादा था, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब बार बात पे रोना आता है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, कोई ज़रा सा बात कर देता है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो आप लोग को हाँ रोना आ जाता है, तो ये जो है एक मानसिक बीमारी, डिप्रेशन का लक्षण है या आपके तनाव का लक्षण है। उसको आपको आके साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, उसको बातों को डिस्कस करना चाहिए, पहला। दूसरा, ओझा बाबा के पास जो लोग जाते हैं वो बेसिकली उन बीमारियों के लिए जाते हैं जिनमें वो लोग कहते हैं कि कोई ऊपरी चक्कर है, इनके ऊपर कोई भूत आ गया है, इसलिए ये किसी से बातें करते हैं, इनको कोई दिखाई देता है, जिसको सुनाई नहीं, हम लोग को सुनाई नहीं देता है, उनको वो सुनाई देता है, वहाँ पुलिस पकड़ने आ रही है, कोई हमें पकड़ ले जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ऐसा कोई ऊपरी चक्कर नहीं होता, ये सब दिमाग में जो है कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरीके की ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक जो मानसिक रोग के चिकित्सक हैं वो इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ओझा बाबा से इनका इलाज नहीं होगा। तो मैम, हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम आए। देखिए, मानसिक अपना, जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं उसी तरीके से अपने मस्तिष्क और अपने दिमाग और अपने मन को भी स्वस्थ रखना है। उस मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। जब आप एक बार जल्दी उठेंगे तो आपको अपना दिनचर्या कैसे व्यतीत करनी है उसका एक पूरा आपके पास एक पूरा खाका तैयार होना चाहिए कि हमें पहले ये करना, अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए, जिससे हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैसल में ना फंसें कि हमें यार हम लेट हो गए, तो उसका स्ट्रेस अलग से आता है, पहला। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए गैजेट से दूर रहें, मोबाइल से ज़्यादा ये दूर रहें, सोशल मीडिया इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आपको करना है जिससे आप अवेयर रहें सोशल मीडिया से, लेकिन ये नहीं कि आप 6 घंटा एक्सेस में कुछ भी नहीं करना है। अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करें, अपने घर वालों के साथ टाइम व्यतीत करें, क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि घर पे पहुंच गए तो एक मोबाइल उधर, एक मोबाइल उधर और 2 उधर, तो उससे कोई क्वालिटी टाइम, आप घर पे भी होके आपका दिमाग घर पे नहीं रहता, तो ऐसा टाइम नहीं व्यतीत करना है। अपने घर वालों के साथ टाइम व्यतीत करें, उनको पार्क में लेके जाएं, उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने। घर पे बच्चे स्कूल से लौट के आते हैं तो उनकी बातें सुने कि आज दिन भर में क्या हुआ, आज कौन कौन से बच्चों से झगड़ा हुआ या क्या पढ़ाया गया, इस तरीके की बातें करिए जिससे कि आपको भी अच्छा महसूस हो। तो अगर आप एक स्वस्थ दिमाग रहेगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है, तभी आपका स्वस्थ शरीर रह सकता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क को स्वस्थ रहना एक शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने टाइम, सबसे मेन बात, अपना टाइम मैनेज करें और खुश रहें। मैम, अगला सवाल हमारा ये है कि खान पान और जो हमारी आज की लाइफस्टाइल है उसका मानसिक स्थिति पर क्या असर रहता है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आदमी जैसा भोजन करता है उसी तरीके का उसका दिमाग होता है। आप एक अच्छा खान पान रखिए अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ये सब आप लेते हैं तो आपका दिमाग जो है उसी तरीके से अच्छे तरीके से डेवलप होता है और अच्छा उसमें एक आप कह सकते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं वो इन सब चीज़ों से मिलने की संभावना होती है। तो खान पान का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आप फास्ट फूड खाइए, कोलेस्ट्रॉल रिच चीज़ें खाइए या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, तो इन सब से आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन इन सब के होने की संभावना है, ऐसा देखा गया है। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स, इन सब से आपका दिमाग और शरीर पूरा तरीके से हेल्दी रहता है। पहला ये हो गया। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे सुबह उठिए तो आधे घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए, चाहे आप तेज़ कदम से चलिए या कोई वैसे जो आपकी जिम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आधे घंटे का एक्सरसाइज ज़रूर करिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिसमें आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी आ जाए, ऐसी कोई चीज़ करिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है आपकी मानसिक स्वास्थ्य। मैम, जैसे मानसिक विकार की बात कर रहे हैं तो एक टर्म आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें दो, बाई मतलब दो पोल, एक ही इंसान के अंदर कभी डिप्रेशन और कभी मेनिया, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। तो जैसे इंसान जो है 6 महीने
बहुत ज़्यादा खुशी की अवस्था में रहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मेरा इस विधायक से जान पहचान है, मुख्यमंत्री से जान पहचान है, और मैं उन इंस्पेक्टर को जानता हूँ। पैसा नहीं भी होगा तो बगल वाले से पैसा मांग के दूसरे को दान कर देना। और मैं उन इंस्पेक्टर को जानता हूँ। पैसा नहीं भी होगा तो बगल वाले से पैसा मांग के दूसरे को दान कर देना। अपने घर का सारा प्रॉपर्टी बेच के दूसरे को लिख देना। और घर में पैसा नहीं, घर में खाने के लिए नहीं, लेकिन बाहर कंबल वितरण करके आ जाना। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली मेनिया में आती है, जिसमें इंसान के अंदर बहुत ताकत महसूस होती है कि डॉक्टर साहब अगर हम चाहें तो अभी हम एक साथ 7-7 लोगों को हरा सकते हैं। ये स्थिति जो है इंसान के अंदर, इसको मेनिया कहते हैं हम लोग। तो ये कभी ये स्थिति आएगी, और कभी ऐसा हो सकता है कि 6 महीने पेशेंट को ये भी स्थिति रहे, फिर 6-7 महीने पेशेंट एकदम नॉर्मलाइज हो जाए दवाओं से, और अगली बार जब उसको बीमारी हो तो पेशेंट के घर वाले लेके आए कि डॉक्टर साहब पहले तो ये इतना खुश रहते थे, इतना ज़्यादा मारपीट लोगों से करते थे, अब ये घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। कहते हैं मेरा किसी से काम बात करने का मन नहीं करता है, ये सुबह से शाम लेटे रहते हैं और काम पे नहीं जाते हैं। इवन अपना नहाना धोना खाना पीना ये सब नहीं कर रहे हैं, इनको कह के कराना पड़ता है कि अब आप खा लीजिए, दिन भर सोते रहते हैं। तो ये बीमारी जो है इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर में डालते हैं, जिसमें 2 पोल होते हैं। या तो मैनिया मतलब एक लाइफ के विभिन्न सालों में हमेशा मेनिया आता रहे पेशेंट में, लगातार मेनिया रहे, तब भी हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर में ही डालते हैं। या मेनिया डिप्रेशन आते रहे, तब भी हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर्स में डालते हैं। तो डॉक्टर, जैसे आजकल बच्चों में ऑटिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो ये भी एक मानसिक बीमारी है या इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ऑटिज़म बेसिकली चाइल्डहुड में होता है, तो हम लोग इसको लगभग 3 साल से डायग्नोज कर सकते हैं बीमारी को। तो इसके लक्षणों में आपका सोशल विड्रॉल, रेपिटेटिव बिहेवियर और लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। मतलब एक तो जो उसकी लैंग्वेज है, जो बच्चा बोलना शुरू करता है उसमें डिले हो जाता है। 3 साल के पता चला 3 साल का बच्चा हो गया, उसमें बोलने के लिए लैंग्वेज आई ही नहीं अभी तक, तो ये लैंग्वेज डिले हो गया। दूसरा, वो बच्चा अपने में ही रहेगा, वो बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। वो जैसे उसकी एक गुड़िया है, वो उसको लेके पूरे टाइम, अगर उसकी गुड़िया फेवरेट है तो वो हमेशा उसके पास ही होनी चाहिए, वो किसी और को नहीं दे सकता उसको। तीसरा ये हो गया कि उस और लोगों से इंटरेक्शन एकदम ख़त्म हो गया, किसी भी बाहरी आदमी से बात नहीं करता, सोशल विड्रॉल रहता है। रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसे बार बार हाथ झटकना, एक ही चीज़, एक तरह का गेस्चर मेंटेन करना, अपने पैरों को इस तरीके से न रख के इस तरीके से पैरों पे खड़े होना, ये इस तरीके के गेस्चर वो बार बार मेंटेन करता है। तो बेसिकली ऑटिज़म पहले भी होता था और अभी भी है, लेकिन हाँ ये सच बात है कि इस समय पे बच्चों में ऑटिज़म बहुत हो रहा है, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इस समय पे जो ऑटिज़म के केसेस हम लोग देख रहे हैं ऑटिज़म में, उसमें वर्चुअल ऑटिज़म बहुत आ रहा है, जिसमें बच्चा 24 घंटे में 10 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूअस आपका मोबाइल पे है। तो वो उसमें क्या होता है, मोबाइल पे देखते देखते उसका सोशल विड्रॉल हो जाता है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, बाहर जाने में उसको डर लगता है, वो बाहर जैसे आपने मोबाइल छीना वो रोने लग जाएगा। तो वो वर्चुअल ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं बच्चे इस समय पे। ऐसे ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए आपको बच्चों से धीरे धीरे करके मोबाइल दूर करना है, उनका सोशल जो मीडिया है वो बिल्कुल कट करना है। तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं कट करना है, अपना भी कट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चों को कह दीजिए कि आपको नहीं देखना है और आप जो है बैठ के उसके सामने मोबाइल चला रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बच्चे का कभी भी मोबाइल नहीं छूटेगा, उसका भी छोड़ना है और अपना भी छोड़ना है। तो दोनों, उसको छुड़वाना है तो अपना मोबाइल भी छोड़ना है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया का थोड़ा कट ऑफ करिए, मोबाइल कम दीजिए बच्चों को। जो लोग खाना खाते समय कि बेटा देख लो, खाना खा लो, ये सब छोटे बच्चों को आप ये समझिए कि छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं बच्चा नहीं रुक रहा है, दे दीजिए 10 मिनट के लिए, फिर ले लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा लगातार आपका मोबाइल पे लगा हुआ है। खाने की डिपेंडेंसी, हाँ डिपेंडेंसी हो जाती है कि अब बच्चा जब वो चलाएंगे तभी खाना खाएगा। बिल्कुल मैम, जैसे ऑटिज़म की बात की या वर्चुअल ऑटिज़म, तो ये टर्म आफ्टर कोविड को ज़्यादा ही बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड में आप सभी को पता है कि बच्चों का क्या, बड़े लोगों का भी सोशल इंटरेक्शन 0 हो गया था। तो बड़े लोग तो अपने स्ट्रेस में थे कि कौन जिंदा बचेगा कौन नहीं बचेगा। बच्चों के पास तो ये स्ट्रेस था नहीं, बच्चे तो इस स्ट्रेस का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे मोबाइल के साथ और टीवी के साथ। तो उनका जो वो इंटरेक्शन था बाहर वालों की जगह मोबाइल से बिल्कुल मोबाइल पे आ चुके थे। तो ये एक मेन कारण है। दूसरा ये भी, अब मे बी कोविड इसका एक, जो उस समय की प्रेगनेंसीज़ हुई हैं कोविड के टाइम की,
उन बच्चों में काफ़ी ऑटिज्म देखा गया, लेकिन अभी उस पर और ज़्यादा बेसिकली और ज़्यादा अभी हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटिज्म जो है वो जेनेटिक भी उसका रोल है ना उसमें। तो हो सकता है कि जीन में कोई डिफेक्ट आया हो जिसकी वजह से इस तरीके के बच्चे हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का एक कॉज तो है ही है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर दीप्ति सिंह, जिन्होंने हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए काफ़ी जानकारी साझा की। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएंगी। तो स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। देखते रहें प्राइम टीवी।